हेलो एवरीवन। आइए जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2 यानी कि अनुच्छेद 2 में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर हम केवल वर्ड को ही नहीं देखते, इसके पीछे का जो छिपा हुआ अर्थ है उसको भी हम समझते हैं। तो यहाँ पे जब भी आप संविधान के अनुच्छेद 2 को देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है पार्लियामेंट मे बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। तो यहाँ पर नए राज्यों के निर्माण से रिलेटेड जो भी पावर है वो दिया गया है पार्लियामेंट के पास में। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि कौन से नए राज्यों का निर्माण यहाँ पर पार्लियामेंट के द्वारा किया जा सकता है। आसान भाषा में अनुच्छेद 2 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो किसी भी टेरिटरीज को इंडिया में शामिल कर सकते हैं जो कि पहले से इंडिया का हिस्सा नहीं था। तो यहाँ पर इनको दो पावर मिलते हैं। पहला, एडमिटिंग फॉरेन और एक्सटर्नल टेरिटरीज इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि बाहर की जो टेरिटरीज है उसको इंडिया में ये एडमिट कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। दूसरा, इस्टेब्लिशिंग ब्रांड न्यू स्टेट्स आउट ऑफ टेरिटरीज दैट वर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया बिफोर, यानी कि ऐसे नए स्टेट ये इन्हीं टेरिटरीज से बना सकते हैं जो कि इंडिया का पहले से हिस्सा नहीं था। अब यहाँ पर अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आपको आर्टिकल 2 और 3 में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता होगा। तो यहाँ पर हम कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। आर्टिकल 2 में भी नए राज्यों के निर्माण की बात कही गई है, आर्टिकल 3 में भी नए राज्यों के निर्माण की बात कही गई है। लेकिन आर्टिकल 2 एक्सटर्नल एडजस्टमेंट से डील करता है, यानी कि आर्टिकल 2 के अंतर्गत ऐसे टेरिटरीज को शामिल किया जाता है जो कि इंडिया का पहले हिस्सा नहीं था, जैसे कि फॉरेन या फिर नॉन इंडियन टेरिटरीज जो कि इंडिया का पहले से पार्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल नेपाल, अगर इसको इंडिया में शामिल करना है, पाकिस्तान को इंडिया में शामिल करना है या फिर भूटान इंडिया में शामिल होना चाहता है, तो इन सभी को इंडिया में एडमिट करने के लिए, शामिल करने के लिए आर्टिकल 2 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसको हम एडमिट कहेंगे। वहीं पर अगर हम मान लीजिए नेपाल को शामिल कर लेते हैं तो इसके अगर हम छोटे छोटे यहाँ पे प्रांत बनाए, राज्य बनाए, तो उसका मतलब होता है कि इन्हीं से नए राज्यों का निर्माण। तो ये दो चीज़ें लिखी हुई हैं, एडमिट करना यानी कि शामिल करना, और इन्हीं एक्सटर्नल टेरिटरीज से नए नए स्टेट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि ये कंट्रीज जब शामिल होंगी तो काफ़ी बड़ी भी होती हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं। तो आर्टिकल 2 पूरी तरीके से एक्सटर्नल टेरिटरी की बात करता है। वहीं पर आर्टिकल 3 जो है ये इंटरनल एडजस्टमेंट की बात करता है। टेरिटरीज ऑलरेडी इनसाइड द इंडियन यूनियन, यानी कि जो भी टेरिटरीज भारत का पहले से हिस्सा हैं उनमें अगर बदलाव करना है, चेंजेस करना है, तब आर्टिकल 3 का यूज़ किया जाता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया, तो आर्टिकल 3 के अंतर्गत इसको भी हम अलग वीडियो में डील करेंगे। यहाँ पर आपके मन में कुछ सवाल होगा जिसके जवाब हम यहाँ पर जानते हुए चलेंगे। पहला सवाल आपके मन में ये आ सकता है कि आर्टिकल 2 के अंतर्गत जो भी नए स्टेट एडमिट किए जाते हैं या बनाए जाते हैं उसके लिए किसके पास पावर है? तो ओनली द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की संसद के पास ही ये पावर होता है, ये शक्ति होती है कि वो नए स्टेट को इस्टेब्लिश और एडमिट कर सकते हैं आर्टिकल 2 के अंतर्गत। दूसरा सवाल यहाँ पर आपका ये हो सकता है कि क्या प्रेसिडेंट से पहले पूछ लेना ज़रूरी होगा? क्या प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन ज़रूरी होगा? तो इसका आंसर है नो। जब भी आर्टिकल 2 के अंतर्गत किसी भी नए राज्य का यहाँ पे निर्माण किया जाएगा, उसको शामिल किया जाएगा, तो राष्ट्रपति की मंजूरी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी आर्टिकल 3 के अंतर्गत पहले से ही भारत में जो टेरिटरीज हैं उनमें चेंजेस करने हैं, तब राष्ट्रपति के अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा ये जो बिल होता है आर्टिकल 2 के अंतर्गत, इसको एक ऑर्डिनरी बिल यानी कि साधारण विधेयक के तरीके से ट्रीट किया जाता है। इसको संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, चाहे इसको मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं यानी कि जो मंत्री होते हैं, या फिर प्राइवेट मेंबर जो कि मंत्री नहीं होते हैं उनके द्वारा भी ये बिल संसद में पेश किया जा सकता है। प्राइवेट मेंबर का मतलब होता है जो मंत्री नहीं है, हम या आप ऐसा नहीं कर सकते।
अब इसके बाद यहाँ पर एक सवाल और आ सकता है, व्हाट मेजॉरिटी इज नीडेड। अगर आर्टिकल 2 के अंतर्गत किसी भी बाहर के टेरिटरी को इंडिया में शामिल करना है तो किस तरीके की बहुमत की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सिंपल मेजॉरिटी यानी कि साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है। साधारण बहुमत का मतलब होता है किसी भी सदन में जितने लोग प्रेजेंट हैं और जो वोट कर रहे हैं उसका 50% अगर वोटिंग कर देते हैं तो ये वाला जो बिल होता है वो पास हो जाता है। आई होप मैंने आपको यहाँ पर आपके क्वेश्चन का आंसर दिया है। अब हम बात करते हैं कि ये जो आर्टिकल 2 है इसका यूज़ कब कब किया गया है, कौन कौन से बाहर की टेरिटरीज को इंडिया में शामिल किया गया है। यहाँ पर आप ये भी जान लीजिए कि पहले हमारे संविधान में आर्टिकल 2A भी हुआ करता था, पर उसको रिपील कर दिया गया है, हटा दिया गया है। लेकिन इन फ्यूचर अगर आपसे किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टिकल 2A किससे रिलेटेड था, तो ये सिक्किम से रिलेटेड था। जब सिक्किम को इंडिया में शामिल किया गया था 35th अमेंडमेंट के द्वारा 1974 में, तो इसके लिए आर्टिकल 2A लाया गया था। लेकिन जब सिक्किम को 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा यानी कि स्टेटहुड दे दिया गया, तब यहाँ पर आर्टिकल 2A जो है इसको यहाँ पर रिपील कर दिया गया, इसको खत्म कर दिया गया। तो यहाँ से देखिए मैंने मैप भी लगा रखे हैं कि आर्टिकल 2 के अंतर्गत कौन कौन से स्टेट यहाँ पर इस्टेब्लिश या एडमिट किए गए हैं। तो मैप में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये सिक्किम है। सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं हुआ करता था। सिक्किम को 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974 के द्वारा एसोसिएट स्टेट यानी कि इसको सहयोगी राज्य के तौर पर 35वें संविधान संशोधन के द्वारा इंडिया में शामिल किया गया था। लेकिन इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 36वें संविधान संशोधन 1975 में। अगर आपसे पूछा जाए कि सिक्किम पहले किसका यहाँ पे राज हुआ करता था, तो ये एक इंडिपेंडेंट किंगडम था जिसको नामग्याल डायनेस्टी के द्वारा रूल किया जाता था। नेक्स्ट यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा होगा पुदुचेरी। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि पुदुचेरी या पौंडीचेरी को कब शामिल किया गया, पहले ये क्या था, तो इसकी यहाँ पर हम बात करते हैं। पुदुचेरी को पहले पौंडीचेरी के नाम से जाना जाता था। ये फ्रेंच टेरिटरीज हुआ करता था जिसको इंडिया को ट्रांसफ़र किया गया था 1954 में, लेकिन ये भारत में शामिल किया जाता है 14वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा। इसी के साथ में आप यहाँ से ये भी जान लीजिए कि ये जो पुदुचेरी है ये 3 स्टेट में फैला हुआ है। यहाँ पर आपको मैप में दिख रहा होगा पुदुचेरी का हिस्सा है माहे जो कि केरला में है, वहीं पर पुदुचेरी का हिस्सा करैकल है जो कि तमिलनाडु में है, और इसके अलावा इसका तीसरा हिस्सा यानम है जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ पर करैकल तमिलनाडु में, माहे केरला में और यानम आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आता है गोवा, दमन एंड दीव। ये पहले पोर्तुगीज टेरिटरी हुआ करता था। दादर एंड नगर हवेली जो है ये भी पोर्तुगीज कंट्रोल में हुआ करता था। यहाँ पर आपको दादर एंड नगर हवेली दिख रहा होगा। इसको पोर्तुगीज रूल से 1954 में आज़ादी मिल गई थी, लेकिन इसको भारत में शामिल किया गया था 10वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा। तब ये भारत का 7वां केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गोवा, और ये है दमन एंड दीव। गोवा और दमन एंड दीव जो हैं इसको 12वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा भारत का 8वां केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। गोवा की अगर हम अलग से बात करेंगे तो इसको 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा भारत में शामिल किया गया। इसको 1962 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 56वें संविधान संशोधन 1987 के द्वारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कुछ इम्पॉर्टेंट टेरिटरीज हैं जो कि पहले इंडिया का पार्ट नहीं थी, इनको इंडिया में शामिल किया गया आर्टिकल 2 के द्वारा। अब लास्ट में एक सवाल और आपके पास आ सकता है कि क्या अगर भारत की जो टेरिटरी है उसको अगर किसी विदेशी टेरिटरी को सौंपना है तो इसमें आर्टिकल 2 आएगा या फिर आर्टिकल 3 आएगा। तो इसका आंसर है कि अगर भारत का कोई भी टेरिटरी है वो ना तो आर्टिकल 2 और ना ही आर्टिकल 3 के अंतर्गत किसी को दिया जा सकता है। अगर भारत की टेरिटरी को किसी और को सौंपना है तो इसके लिए संविधान संशोधन करना
करना पड़ता है और इसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी यानी कि इसके लिए 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन आप और ध्यान रखेंगे, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव जो हैं इनको 2020 में मर्ज कर दिया गया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब इसके बाद लास्ट में आपके सवाल का जवाब है, अगर इंडिया को अपनी टेरिटरी किसी और की कंट्री को देना है तो आर्टिकल 2 या 3 यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। इसके लिए आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 9वां संविधान संशोधन और इसके अलावा 100 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। 9वें संविधान संशोधन के द्वारा जो कि 1960 में हुआ, बेरूबारी यूनियन ईस्ट पाकिस्तान को दिया गया था जो कि प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश है। इसके अलावा जो 100वां संविधान संशोधन हुआ 2015 में, इसके द्वारा इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बाउंड्री को सेटल करना था। हमारे कुछ टेरिटरी बांग्लादेश के पास जाने थे, उनके कुछ हिस्से हमारे पास आने थे, तो इसके लिए भी 100वां संविधान संशोधन करना पड़ा। तो इस तरीके से आपके सारे कन्फ्यूज़न यहाँ पर दूर होते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर हम संविधान के 1 बाय 1 करके सभी आर्टिकल को जानेंगे, उनके पीछे का क्या अर्थ है उसको भी यहाँ पर हम समझेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और हाइप कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।